हमने आपको केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में जो आपको कराया था वो करा दिया था सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो सजातीय श्रेणी में हमने आपको बताया था कि सजातीय श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को उनके परमाणु भारों पे या अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है और उनमें जो कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं उनमें जो अंतर होता है वो CH2 का होता है। ओके, अब आपको जो हेडिंग डालनी है उससे आगे वो हेडिंग डालनी है सजातीय श्रेणियों की प्रमुख विशेषताएं, ये आपको हेडिंग बनानी है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी सजातीय श्रेणी होती है जो उसके जो सदस्य होते हैं उनका एक सामान्य सूत्र होता है, उसको जो सामान्य सूत्र होता है उस सूत्र की सहायता से जितने भी उसमें यौगिक उपस्थित हैं उन सबको हम दिखा सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक जैसी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। कोई भी सजातीय श्रेणी है उसमें जो कार्बनिक यौगिक उपस्थित हैं उन्हें किसी एक विधि से बना सकते हैं। जैसे ये नहीं कि अलग अलग विधि लेनी पड़े, ऐसे एक में फिजिकल ले ली एक में केमिकल ले ली, नहीं, एक ही विधि से उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, या तो प्रयोगशाला विधि ले लो, ठीक है, या कोई एक विधि ले लेते हैं उसके माध्यम से उन्हें बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग विधि हमें लेनी पड़े। ओके, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में आपको थोड़ा नोट करना है, किसी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणधर्म उनके अणु भारों की वृद्धि के साथ क्रम से बढ़ते या घटते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ तक करना है, बढ़ते या घटते हैं और कुछ नहीं करना है। इस तीसरे पॉइंट में ये इतना ही करना है आपको। तो मैं आपको समझा दूँ तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब कोई भी सजातीय श्रेणी होती है तो उसके जो भौतिक गुण होते हैं वो उनके अणु भारों की वृद्धि के साथ क्रम से बढ़ेंगे और घटेंगे। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है उनका गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि। किसमें? गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि। ओके, गलनांक आप जानते ही हो गलनांक क्या होता है और क्वथनांक भी आप जानते ही हो क्वथनांक क्या होता है। हम एक बार आपको बता दें, देखो गलनांक वह तापमान होता है जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ गलने लग जाए वो उसका गलनांक होता है, वो तापमान उसका गलनांक होता है। क्वथनांक वह ताप होता है जिस तापमान पर कोई वस्तु या पदार्थ भाप बनकर उड़ने लग जाए, जिस तापमान पर वो भाप बनकर उड़ रही है वो उसका क्वथनांक होता है। ओके, चौथा पॉइंट आपको ये करना है, चौथा पॉइंट भी थोड़ा सा करना है। देखो सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों में CH2 समूह का अंतर होता है, ये यहाँ तक करना है। ठीक है, अंतर होता है, ये तो हमने बता ही दिया था जब सजातीय श्रेणी बताई थी। जैसे कोई भी तत्व उपस्थित होंगे तो जो उनमें अंतर होगा वो CH2 का होगा। किसका होगा? CH2 का। जैसे आपने देखा मैंने एक लिखा CH2, तो दूसरा लिखेंगे हम, देखो C2H4, क्योंकि देखो CH2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, C2H4 हो जाएगा। तो दोनों में अंतर कितने का? CH2 का है नहीं। ओके, उसके बाद आता है IPSC पद्धति। देखो IPSC पद्धति क्या होती है, नोट तो आपको करना ही है। सन 1892 से 1958 तक कार्बनिक यौगिकों के जो नाम रखे गए वो अनेक पद्धतियों से रखे गए। बहुत सारी पद्धतियाँ ऐसी आई जिनके द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नाम रखा गया, लेकिन वो पद्धति अधिक समय तक ना चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि कार्बनिक यौगिक बढ़ते गए। अब जब कार्बनिक यौगिक बढ़ते गए तो उनका जो नाम रखा गया, उनके नाम रखने में दिक्कत होने लगी।
तो इसके कारण वो पद्धतियाँ अधिक समय तक ना चलीं। जब वो पद्धतियाँ अधिक समय तक ना चलीं तो उन्हें गलत सिद्ध कर दिया गया। इसके बाद एक नई पद्धति विकसित हुई जिसे IUPAC पद्धति कहा गया। क्या कहा गया? IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है I से इंटरनेशनल, ये आपको नोट करना है जो मैं बोल रहा हूँ, ये इसमें नहीं है। ओके, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर, अप्लाइड, केमिस्ट्री। ओके, ये आपको नोट करनी है। तो देखो जब उनके नाम रखे गए तो उसे IUPAC पद्धति कहा गया। जैसे तो आपने देखा, यहाँ पे देखा देखो CH4, ठीक है। यह ओनली आपको टेबल बनानी है। नाम कैसा है ये अभी आपको कुछ नहीं करना, ओनली इतना देखना है। और सूत्र इसका ये है, संरचना सूत्र ये हो गया, नाम इसका ये है, तो ये IUPAC नाम हो गया। ओके, आया कैसे ये हम बताएंगे। उसके बाद देखो IUPAC नाम लिखने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम आपको बता रहे हैं। जो पहला नियम है, इसमें पहला नियम कहता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कार्बन यौगिक होते हैं उनकी लंबी श्रृंखला लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो CH2, सॉरी ये CH3 है, ये क्या है CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपको नोट भी करना है जैसे। और देखो हमने बोला कार्बन की लंबी श्रृंखला लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला लेंगे। तो हमने देखा जब हम ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे इधर, तो हमने देखा यहाँ कार्बन कितने आते हैं, 1 1 2 3 4। ओके, और जब हम ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे, ओके, इधर गए फिर नीचे आ गए, तो हमने देखा 1 2 3। ओके, देखो ऐसे चलेंगे तो 1 2 3, ठीक है। और ऐसे चलते हैं तो देखो सीधे 1 2 3 4। ओके, तो लंबी श्रृंखला बोला है तो हम किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, नहीं चलेंगे, हम इधर ही तो चलेंगे, क्योंकि लंबी श्रृंखला इधर ही तो, इधर तो नहीं चलेंगे। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट, लंबी श्रृंखला लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है उसके बाद कार्बन पर संख्या चुन लेते हैं या लिख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो गिनती लिख लेंगे, फिर 1 2 3 4। ओके, दूसरा पॉइंट क्लियर। हम इस पर क्या करते हैं, गिनती लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कार्बनिक यौगिकों में से देखते हैं कि कोई इसमें क्रियात्मक समूह तो नहीं है। अब देखो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं ये आपको अभी बताएंगे हम। मान ली आप इतना पॉइंट समझो तीसरे को, तो ये देखते हैं हम इसमें कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं है। जैसे CH3 CH2 OH। अब देखो इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो OH क्रियात्मक समूह हो गया। OH क्या हो गया, क्रियात्मक समूह। तो हम इसमें ये देखेंगे कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं है। तो हमने यहाँ पर OH देखा, OH क्या हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया। OH इक्वल टू क्या है,
ठीक है, ओ एच इजकल टू क्रियात्मक समूह हो गए। ये क्या है? क्रियात्मक समूह। ओके, तो जब OH हमने देखा ये क्रियात्मक समूह है, तो हमने ये तीसरा नियम फॉलो करता है, हमें ओनली पहचान करनी है अभी कि इसमें क्रियात्मक समूह है कि नहीं है। तो OH क्या है यहाँ पर? क्रियात्मक समूह है ना। और देखो क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं वो अभी हम आपको नोट कराएंगे, ओनली आप तीसरे पॉइंट को फॉलो करो बस, कि आपको ये देखना है कि इसमें क्रियात्मक समूह है कि नहीं। ओके, तो इसमें OH क्या है? क्रियात्मक समूह है। क्लियर। अगला पॉइंट कहता है कि अगर क्रियात्मक समूह है तो उस कार्बन की संख्या उस तरफ से शुरू करते हैं जिस तरफ से उस पर क्रियात्मक समूह है। जैसे अब हम क्या करते हैं, अगर हमने देखा कि उसमें क्रियात्मक समूह है, कौन सा समूह? क्रियात्मक, जैसे CH3 CH2 OH। ओके, ये हमने देखा यहाँ पर क्रियात्मक समूह OH है, तो हम क्या करेंगे? हम गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हमने देखा क्रियात्मक समूह किस पे जुड़ा हुआ है? इस पर जुड़ा हुआ है, तो हम गिनती इधर से करेंगे 1 2। ओके, हम इधर से नहीं करेंगे कि इधर से गिनती कर लें हम 1 और 2, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। सही क्या है? 1। सही क्या है? ये वाला सही है। ओके, 1 क्योंकि क्रियात्मक समूह यहीं तो जुड़ा हुआ है, जुड़ा नहीं जुड़ा है, तो हम गिनती इधर से ही तो करेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। जैसे CH3 CH2 CH2 उसके बाद OH। ठीक है, ये हो गया। क्लियर। अब हमने देखा इसमें OH क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह। जब ये इसमें क्रियात्मक समूह तो हम गिनती करेंगे, तो गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से पास में है। तो ये किसके पास में? इसके पास में ना, तो गिनती इधर से होगी, नहीं होगी? 1 2 3। ओके, हम इधर से गिनती नहीं करेंगे 1 2 ये 3, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत। ओके, सही क्या है? ये। ओके, अगर वो क्रियात्मक समूह होते कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको ये पॉइंट